Hello students, welcome back to online portal of quality coaching classes. Today in this video we will talk about the foreign trade at the eve of independence. मतलब जितने भी हमारे जो व्यापार फॉरेन से होते थे मीन्स देश से बाहर, तो उसमें जो है क्या क्या ब्रिटिशर्स ने किया वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. So, we will discuss about the foreign trade at the eve of independence. क्या करते हैं ब्रिटिशर्स लोग कि यहाँ से तो रॉ मटेरियल ले जाते हैं और फिनिश्ड माल मतलब फिनिश गुड में उसको चेंज करके इंडिया में ही आकर सेल करते थे. अभी तक आपने ये पहले भी पढ़ चुका है, आपको इसमें भी वही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उन ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या क्या चीज़ें थी वो हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे. तो लिखा है यहाँ पे क्या कि इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक सिल्क, हैंडीक्राफ्ट्स, आइवरी वर्क एक्सेट्रा, बट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स ब्रॉट इट टू द एंड. कि क्या है कि पहले ये प्री कॉलोनियल पीरियड की बात है. कब की बात है? प्री कॉलोनियल मतलब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज नहीं करते थे तब की बात है कि इंडिया क्या हुआ करता था, वेल नोन एक्सपोर्टर हुआ करता था फिनिश गुड्स का. लेकिन जब हम लोग क्या हो गए, हम लोग गुलाम हो गए ब्रिटेन के, तो हम लोग क्या बन गए, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. लेकिन प्री कॉलोनियल पीरियड से पहले मतलब जब हम लोग के ऊपर कोई भी देश शासन नहीं करता था उसके पहले क्या हुआ था कि इंडिया जो था हम वेल नोन एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का. जैसे सिल्क का जो भी साड़ियाँ, जो भी कुर्ता, ये सब जो बनता था इसको एक्सपोर्ट करता था इंडिया दूसरे देशों में. हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें जो भी इंडिया बनाता था उसको भी बाहर जो है सेल करता था. आइवरी वर्क मतलब जो डायमंड का काम होता है ना वो आइवरी वर्क कहलाता है. डायमंड्स का काम आइवरी वर्क, डायमंड से रिलेटेड जो काम होता है ना, वो जो डायमंड से जो ज्वेलरीज वगैरह बनती है वो सारी चीज़ें आइवरी वर्क्स में आती हैं. सो इंडिया वाज द वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक सिल्क, हैंडीक्राफ्ट्स, आइवरी वर्क एक्सेट्रा ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल पीरियड. बट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स ब्रॉट इट टू द एंड. लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी यानी भेदभाव वाली पॉलिसी आई ट्रेड व्यापार में, तो उसके क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें बंद कर दी ब्रिटिशर्स ने. डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिस्कस किया था कि क्या करते थे कि जो भी ब्रिटेन गुड्स है वो जो है फ्री इंपोर्ट और फ्री एक्सपोर्ट हो रहा है. सेकेंड चीज़ क्या किया था कि ब्रिटेन के अलावा इंडिया जिसको एक्सपोर्ट करता था उसमें हैवी ड्यूटी लगाता था. प्लस ब्रिटेन में भी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था जैसे हाथ से बनी हुई चीज़ें वो सब, तो उसमें भी हैवी ड्यूटी और टैक्स लगा देते थे. इससे क्या होगा कि इंडिया का जो गुड्स है वो कम सेल हो पाएगा अदर कंट्रीज़ में. तो ये सारी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाई गई कि इंडिया की इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट रहे, वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करे. इसलिए ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बनाई ब्रिटेन ने कि इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाए. सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. जाहिर सी बात है ब्रिटेन ने क्या किया कि इंडिया को क्या बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट यानी कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना दिया कि बाहर से जो भी माल तैयार होके आएगा उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे. ऐसा ट्रेड पॉलिसी बनाई. तो जो भी लकड़ी बेचेंगे उससे फर्नीचर बन के आएगा, तो जो 800 में ले जाते हैं उसको 8000 में आके बेच दे रहे हैं. कितना प्रॉफिट कमाते थे. वही रॉ मटेरियल जो इंडिया में अवेलेबल है उससे हम लोग फिनिश गुड्स बना के अपनी इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले जा सकते थे. लेकिन हम लोग को तो एक्सपोर्टर बना के रख दिया था. किसके लिए? रॉ मटेरियल के लिए. और इंपोर्टर किस चीज़ के लिए? फिनिश गुड्स के लिए. अब हमें कुछ भी मतलब एक्सपोर्ट नहीं करना है. जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करने देते थे तो उसमें भी हैवी ड्यूटी लगाते थे. ये भी आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट वीडियो में. मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड. मोनोपोली आप समझते हो, एकाधिकार, जिसपे एक ही अधिकार हो. किसका? कि सारा ट्रेड जो भी व्यापार होता था उसका जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन के हाथ में था. उसमें किसी में मतलब डुओपोली नहीं थी कि इंडिया भी अधिकार रख सकता है कुछ और ब्रिटेन भी. उसमें पूरा अधिकार किसके पास था?
ब्रिटेन के पास था। सो इससे क्या होगा कि जब मोनोपोली जो है ब्रिटेन की रहेगी तो वही जो है मतलब पॉलिसीज डिसाइड करेगा, ट्रेड पॉलिसीज, और वो जाहिर सी बात है वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ही बनाएगा। इसलिए सारा अधिकार कौन रखता था? ब्रिटेन रखता था। मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड किसका था? ब्रिटेन का था, कि जो भी व्यापार होगा वो ब्रिटेन डिसाइड करेगा कि अगर सरप्लस बचेगा तो उसका क्या करना है। ये सारा चीज़ें कौन डिसाइड करता था? ब्रिटेन डिसाइड करता था। इसमें उन्होंने क्या किया कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, कि ज़्यादातर जो व्यापार करेगा इंडिया वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होगा? केवल ब्रिटेन तक ही रिस्ट्रिक्ट होगा। मतलब अदर कंट्रीज में व्यापार नहीं करने देना चाहता था ब्रिटेन। जो है क्या करता था कि इंडिया का जो भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड, सब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वो किससे करेगा? इंडिया ब्रिटेन से, केवल ब्रिटेन से। ओके, क्यों? क्योंकि अगर दूसरी कंट्री से करेगा हो सकता है उसको इंडिया को प्रॉफिट हो जाए और उसकी इकोनॉमी ग्रोथ करने लगे, लेकिन क्योंकि उसका मोनोपोली अधिकार था, यानी कि एकाधिकार था किसका? ब्रिटेन का। सो मोनोपोली कंट्रोल किसका था? ब्रिटेन का। इसलिए सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता था? ब्रिटेन डिसाइड करता था। नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869। स्वेज कैनाल क्या है कि जो पहले जो व्यापार करने का जो रूट हुआ करता था इंडिया से ब्रिटेन का, वो बहुत लंबा हुआ करता था, थोड़ा समय ज़्यादा लगता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया, स्वेज कैनाल जिसको बोलते हैं। किस ईयर में? 1869 में। इससे क्या होगा, जो लॉन्ग रूट है वो शॉर्ट रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और जल्दी से जल्दी माल जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने में मदद होगी इससे। तो ये जो स्वेज कैनाल बनाया गया ये भी किसके फ़ायदे के लिए? ब्रिटेन ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया, कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट होते जाए। जो लॉन्ग रूट है उसको शॉर्ट रूट में चेंज करके एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया इंडिया टू ब्रिटेन के लिए। तब ये स्वेज कैनाल जो है ओपन हुआ। फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ब्रिटेन से होगा वो फ्री होगा, उसमें कोई भी जो है टैक्सेस नहीं पे करना होगा। किसको? ब्रिटेन को। अगर वो बाहर से माल इंडिया में आके बेच रहा है कोई टैक्स नहीं लगाएगा, और यहाँ से जो एक्सपोर्ट होके माल जा रहा है उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगने दे रहा था। तो फ्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये किसके लिए फ़ायदेमंद था? ब्रिटेन के लिए। इससे ब्रिटेन को ही फ़ायदा होगा क्योंकि कोई टैक्स पे नहीं करना होगा और इंडिया का उससे जो है प्रॉफिट हो नहीं पाएगा। ऑलरेडी वो एक्सपोर्टर बना के रखा हुआ है रॉ मटेरियल का। ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कहीं ना कहीं देखो फॉरेन ट्रेड में एक ये भी चीज़ देखने को मिली कि जो व्यापार कर रहे हैं वो चीज़ें ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा सरप्लस बच जाए, मान लो सरप्लस बच जाए तो इंडिया जैसे उसको सेल कर दिया दूसरी कंट्री में, क्योंकि हैवी टैक्स लगता था इसलिए ज़्यादा सेल भी नहीं हो पाता था। इन केस अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट अगर इंडिया को होता था तो वहाँ पे ब्रिटेन क्या करता था? इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर देता था। इट मीन्स कि जो भी यूज़ ऑफ ट्रेड सरप्लस, यानी कि ट्रेड व्यापार करने के बाद जो भी सरप्लस बचता था उसका जो यूज कहाँ पे करते थे? नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में करते थे ब्रिटेन। इंडिया को यूज़ करने का मौका नहीं देते थे। नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ से मतलब है कि जैसे कोई वॉर हुआ तो उसके लॉस को रिकवर करने के लिए, या ब्रिटेन के लिए जो भी ऑफिस का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें वो किसके पैसे से बनाता था? इंडिया के ट्रेड सरप्लस से ब्रिटेन जो है ये सारी चीज़ें डेवलप करता था। वो किसके लिए होती है? ब्रिटेन के लिए ही होगी। इससे इंडिया को कोई फ़ायदा हुआ नहीं, जबकि इंडिया का ट्रेड सरप्लस था। तो अगर इंडिया अपने डेवलपिंग एक्टिविटीज़ में लगाता तो हो सकता है इंडिया अपने रोड को कंस्ट्रक्ट करता, हो सकता है वो अपने लिए कोई ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज बनाता, लेकिन नहीं, सारा जो कंट्रोल किसका है ट्रेड में? ब्रिटेन का है। इसलिए जो ट्रेड सरप्लस भी बचेगा तो उसका यूज
कहाँ करना है वो ब्रिटेन ही डिसाइड करता था, और वो उसका यूज वहीं पे करता था। जैसे ब्रिटेन का किसी से वॉर भी हुआ है तो उससे जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करता था इंडिया के ट्रेड सरप्लस से, या ब्रिटेन का जो भी ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब काम जो होता था वो इंडिया के ट्रेड सरप्लस से करता था। तो कहीं पूरा का पूरा जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करके रखा हुआ था इंडिया का। और जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा तो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो ओवरऑल आप देख रहोगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे ब्रिटेन ने इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ने से रोका, क्या क्या चीज़ें की कि इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाए। बस इसी पे काम कर रहे थे ब्रिटेन। जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी तो दूसरे की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और वो पावरफुल कंट्री बनते जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग लगभग जो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया की ही बात करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी क्यों रुकी हुई थी, क्यों इंडिया जो है डेवलप नहीं कर पाया, क्यों उसको इतने साल लग गए डेवलप होने में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके कंटिन्यू जो भी आएगा, डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।